नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। ये कैसे संभव हो सकता है कि आपके शरीर के दो हाथों में से एक हाथ काट दिया जाए और आप पे फर्क ना पड़े। मणिपुर भी हमारे देश का राज्य है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क रही है। जिस समय हिंसा चरम पे थी, उसके चीफ जस्टिस उस समय सिद्धार्थ जी थे। उन्होंने मुझसे बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरह मणिपुर के हालात बेकाबू हो रहे हैं। चर्चा है मेरे इंटरव्यू में, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कितना बहादुर चीफ जस्टिस रहे हैं वो। लेकिन मणिपुर में आके प्रधानमंत्री गृह मंत्री जा क्यों नहीं रहे हैं? अभय दुबे जी के संग मैंने बातचीत की है, विस्तार से बातचीत की है, और अमेरिका की नीतियां भारत को किस तरह तबाह कर सकती हैं इस पर भी चिंतन है। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मणिपुर जलता रहा था और प्रधानमंत्री जी खामोश रहे थे, गए नहीं थे। मैंने मणिपुर में जिस समय हिंसा भड़क रही थी, उस समय जो चीफ जस्टिस रहे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था और मैं हैरान हो गया था। चीफ जस्टिस साहब ने मुझसे कहा था कि वो जब मणिपुर में चीफ जस्टिस थे तो उनके घर के सामने लगातार गोलियां चल रही थी। यह हाल था मणिपुर का। लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी से साथ जोड़ा हुआ था। यही कोई विपक्ष की सरकार होती तो कब का राष्ट्रपति शासन लग गया होता। अब एक बार फिर उप मुख्यमंत्री के चयन के साथ मणिपुर में हिंसा भड़क गई है। एक 22 लाख 24 लाख की आबादी वाला राज्य संभल नहीं रहा है। 2-2.5 साल हो गए। इतने समय में प्रधानमंत्री केवल 1.5 घंटे के लिए गए लगभग। इस बीच में एक नौजवान ने झंडा लहरा के विरोध कर दिया तो तुरंत हिरासत में ले लिया गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी भूल गए कि मणिपुर का माँ भी कुछ होता है। कोई मतलब नहीं, हालात बेकाबू हो गए नहीं, हैं। स्तब्ध हो गए थे संजय जी। जब झंडा उसने लहराया तो भाषण दे रहे थे नरेंद्र मोदी, और वो झंडे उसकी वजह से स्तब्ध हो गए थे। उनके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे जी। और मणिपुर में फिर से हिंसा भड़कने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या केंद्र सरकार के पास कोई योजना नहीं है? गृह मंत्री के पास कोई योजना नहीं है? एक राज लगातार आज 2-2.5 साल से अशांत चल रहा है और मतलब ही नहीं सरकार को कि वो देश का राज है। इतनी लापरवाह, इतनी इतनी लापरवाह सरकार कैसे हो सकती है अभय जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं 4 PM के मंच पर इस बात को काफी विस्तार से कम मुझे याद पड़ता है कि 2 बार मैं इस बात को रख चुका हूं कि मणिपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्रवादियों का एक प्रयोग है। ऐसा नहीं है कि मणिपुर में लोगों का दिमाग घूम गया है, वो हिंसा कर रहे हैं और सरकार उस हिंसा को दबा नहीं पा रही है या रोक नहीं पा रही, ये नहीं है। मणिपुर बाकायदा एक प्रयोग है कि किस तरीके से जो बहुसंख्यक हैं, मैतेई वहां पे जो बहुसंख्यक हिंदू हैं, वो अल्पसंख्यकों की नहीं चलने देंगे। इस बात का संदेश पूरे उत्तर पूर्व में देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने व्यवस्थित रूप से, नियोजित रूप से वहां प्रयोग किया। उस प्रयोग को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम था एन वीरेन सिंह, जो मणिपुर के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। एन वीरेन सिंह के ऊपर मणिपुर की हर राजनीतिक शक्ति ने आरोप लगाया है। हर व्यक्ति ने जो मणिपुर के मामलों को जानता है और समझता है, उसने ये बात कही है कि एन वीरेन सिंह की सरकार ने बाकायदा हथियार बांटे हैं ताकि वहां पर हिंसा हो और लगातार हिंसा न रुक पाए। इसकी लगातार, आप कह रहे हिंसा रोक नहीं पा रहे, हिंसा न रुके इसकी कोशिशें की गई है लगातार। और एन वीरेन सिंह दिखाने के लिए कि केंद्र सरकार कितनी मणिपुर के प्रति जो है वो चिंतित है, तो वहां पे अमित शाह ने खुद सदन में कहा कि हमने आगे बढ़कर मणिपुर का पूरा प्रशासन अपने हाथ में ले लिया है। ये देश का गृह मंत्री कह रहा है, यानी जो मुख्यमंत्री है वो केवल नाम मात्र का है। और जितने भी वहां पर अफसर मुख्यमंत्री ने नियुक्त किए थे, उन अफसरों को हटा के केंद्र ने अपने अफसर नियुक्त कर दिए। गृह सचिव, पुलिस चीफ वगैरह सब अमित शाह ने वहां पर नियुक्त कर दिए। अब आप सोचिए, भाजपा की सरकार भी चल रही थी, भाजपा का मुख्यमंत्री भी बैठा हुआ था, वो मुख्यमंत्री जो खुद हिंसा को नियोजित रूप से भड़का रहा था, हिंसा की निरंतरता सुनिश्चित कर रहा था। एन वीरेन सिंह हिंसा की निरंतरता सुनिश्चित कर रहे थे वहां पे, और ये सब लोग इस बात को जानते हैं, केवल मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। ये बात हजारों बार कही जा चुकी है, लिखी जा चुकी है, बोली जा चुकी है। इसीलिए कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब बहुत बाद में जाकर मोहन भागवत ने कहा अपने व्याख्यान में कि मणिपुर में ये ठीक नहीं हो रहा है, वरना वो लोग लगातार कम से कम 1.5-पौने 2 साल तक चुप रहे और वो कुछ भी नहीं बोले उसके बारे में। अच्छा, मणिपुर की जो जातीय स्थिति है, यानी जो एथनिक रियलिटी है मणिपुर की, वो बड़ी जटिल किस्म की है।
एक चूरा चांदपुर जगह है, जो कुकीजो लोग जो है, जिसमें ज्यादातर ईसाई हैं उनके अंदर, वो कुकीजो लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक, वो वहां पे बहुसंख्यक हैं कुकीजो इलाके में। उनकी मांग है कि हमें एक अलग अपना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया दिया जाए। और इस मांग में जोर तब पकड़ा जबकि नगा लोग भी वहां पर रहते हैं। नगा लोगों ने एक ग्रेटर नागालैंड से ग्रेटर नागालैंड बनाने की मांग उठी, और उसमें उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि मणिपुर के ये इलाके भी नागालैंड में डाल दिए जाए। इस बात का मैतेई लोगों ने तो विरोध नहीं किया, मैतेई लोग जानते थे कि ये नहीं होगा, लेकिन कुकी लोगों को लगा कि हमारे इलाके तो ये नगाओं कब्जे में चले जाएंगे, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो ग्रेटर नागालैंड और कुकीजो लोगों की जो मांग थी अलग प्रशासनिक क्षेत्र की, वो आपस में टकरा गई और नगा कुकी संघर्ष फूट पड़ा है। यहां से बात शुरू हुई है। उसके बाद में फिर मैतेई, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना प्रयोग करना शुरू किया भाजपा की सरकार बनने के बाद में। बाकायदा हिंसा भाजपा की सरकार के नेतृत्व में नियोजित रूप से वहां पर भड़काई गई है, और मैतेई लोग भी उस हिंसा के अंदर कूद पड़े। एक जमाने में जब मैं इम्फल गया था एक कार्यक्रम में, एक सेमिनार में भाग लेने के लिए, मैं सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी में था, और हमारे मित्र बिमल अकोईजाम, जो इस वक्त सांसद चुने गए हैं मणिपुर से, भाजपा के लोग, भाजपा को हरा के बिमल अकोईजाम इस वक्त मणिपुर से सांसद वही हैं, क्योंकि 2024 में जब संसद का पहला अधिवेशन हुआ था तो उसमें बिमल ने ही भाषण दिया था मणिपुर की समस्या के ऊपर। तो वो उस वक्त बिमल ने बताया था हम लोगों को मणिपुर का इतिहास वगैरह, कि मणिपुर को तो वैष्णवों का देश माना जाता था, और वैष्णव लोग तो वैष्णव घाटी है, और वैष्णव लोग तो विश्वास नहीं करते हिंसा वगैरह में इस तरह से। तो वैष्णव जनता तैरने का ये पीर पराई जाने को। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की ने राजनीति के ऊपर वहां जैसे ही कब्जा किया अपना, उसने वैष्णवों को भी एक हिंसक हिंदुत्ववादी बना दिया, पहली बात। अब इतने लंबे अरसे बाद जब वहां पर एन वीरेंद्र सिंह को हटाया गया, अब उसके बाद वहां पर भाजपा की राष्ट्रपति शासन लगाया गया, भाजपा की जो सरकार बनी, उसमें लोगों ने सोचा एक घिसा पिटा हथकंडा उन्होंने अख्तियार किया। उन्होंने ऐसा करते हैं, एक मैतेई को बना देते हैं मुख्यमंत्री, जैसे एन वीरेंद्र सिंह मैतेई थे, बहुसंख्यक, उनको बना देते हैं मुख्यमंत्री। एक नगा को बना देते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और एक कुकी को बना देते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने नेमचा किपेगम को, जो कुकीजो थे और बीजेपी के एमएलए थे, उनको बना दिया उन्होंने उप मुख्यमंत्री। और दूसरे तोसी दीखो नगा थे, नेशनल पीपुल्स फ्रंट के थे, उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। खूब मिठाई खाई, एन बीरेन सिंह चित्र आ रहा है, उसमें मिठाई खिला रहे हैं सबको, मतलब वो सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं कि भाई हमारी सरकार फिर से कायम हो गई। लेकिन इसके बाद चूड़ा चांदपुर में फिर से शुरू हो गया। उन लोगों ने कहा कि हम कुकी लोगों ने शपथ ली थी, जब तक हमें अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया नहीं मिलेगा, हम किसी भी किस्म की सरकार के प्रस्ताव में भाग नहीं लेंगे। और यहां तक वहां स्थिति यह बनी है कि जिन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया है, नेमचा किपगेम ने, उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है, इनाम की घोषणा कर दी गई है उनके ऊपर कुकी लोगों द्वारा, जिसको बाउंटी कहते हैं, मतलब वो घोषणा कर दी गई है। और हिंसा हो रही है, जम के आंदोलन हो रहा है, पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मामला थम नहीं रहा है। वैसे भी तो आज तक कभी भी वहां मणिपुर में हिंसा खत्म नहीं हुई, जब से शुरू हुई है आज तक ऐसा एक दिन नहीं गया है, एक ऐसा हफ्ता नहीं गया है, एक ऐसा महीना नहीं गया है जब वहां हिंसा नहीं हुई। तो मणिपुर जो है वो हिंदुत्व की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सबके इरादों के ऊपर एक दाग है, और उसके इरादों का पूरा पोल खाता जो है मणिपुर के आईने में अगर आप देखें तो सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये लोग किस किस्म की राजनीति करते हैं, और वो जनता के साथ में, जनता के आपसी सौहार्द के साथ में किस तरह के प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा विभिन्न समुदायों के बीच में कुछ प्रतियोगिता होती है, कुछ मांगे होती हैं, कुछ टकराव होते हैं। सरकार का काम ये होता है कि उन टकरावों को शत्रुतापूर्ण न बनने दे, उन टकरावों को सौम्य बनाए रखे, यानी उनको मैलिग्नेंट न बनने दे, उनको बिनाइन बनाए रखे। ये सरकार का काम होता है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो उन टकरावों को मैलिग्नेंट बना देती है, उनको दुष्टतापूर्ण बना देती है, उनको शत्रुतापूर्ण बना देती है। ये मणिपुर उसका जीता जागता उदाहरण है।
तो अब आपको क्या लगता है कि वहां की हिंसा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जाएंगे, समझाएंगे, वहां लोगों को समझाना चाहिए देश का एक राज है, प्रधानमंत्री को जाना चाहिए? प्रधानमंत्री तो आज तक केवल वहां पर 1.5 घंटे के लिए गए हैं, और उसके बारे में भी खबर ये थी कि वो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा गया था कि कुछ वहां जाके थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाइए आप जाकर। तो उसकी मांग को रखने के लिए वहां पर 1.5 घंटे में जाकर एक प्रायोजित सा कार्यक्रम वहां कराए थे, जिसमें उनको काला झंडा भी दिखा दिया गया था, तो उससे और प्रोग्राम उनका गड़बड़ा गया था, उनका अमेरिका प्रधानमंत्री। अमेरिका अमेरिका का क्या मतलब? इससे अमेरिका क्यों टांग अड़ाता रहता है हमारे बीच में? अमेरिका सारी दुनिया में टांग अड़ाता है। वो तो आप समय, अमेरिका अमेरिका कौन है? अमेरिका सारी दुनिया का ताऊ है, चचा भी नहीं, चचा छोटा भाई होता है। अमेरिका सारी दुनिया का ताऊ है, अगर हरियाणा की भाषा में बोले। आप डोनाल्ड ट्रंप को चचा कहते हैं, चचा ट्रंप कहते हैं, एक उनको डोनाल्ड ट्रंप को ताऊ ट्रंप कहना चाहिए। एक एक मजे की बात बताऊं आपको मैं। लोकसभा चुनाव से पहले मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का से फोन आया, वहाँ के प्रोफेसर का, जॉय का, और कहा कि हम आपको यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहते हैं लेक्चर देने के लिए। मुझे को लगा कोई मजाक कर रहा होगा, मेरी ऐसी कहाँ इतनी हैसियत के साथ मुझे अमेरिका में बुलाया जाए। तो मैं कहा मेल कर दिया, उन्होंने मेल कर दिया। मैं खुश खुश गया कलकत्ता में, वीजा के लिए अप्लाई किया। उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीजा इज अप्रूव्ड। मैंने आके बता दिया, यूनिवर्सिटी वालों ने ट्वीट कर दिया कि संजय शर्मा आ रहे हैं। हम भी बड़े खुश कि अमेरिका में जाएंगे, भाषण देंगे। 1 महीने का टाइम था, 5 दिन में वीजा लग जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हम बार बार मेल करें, यूनिवर्सिटी फैक्स करें, टाइम निकल गया, वीजा नहीं दिया। उसके बाद में फिर हमने कहा, तो वो लिख के आ जाता था कि बार बार प्रोसेसिंग में है। अब है जी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बीत गए। सैम पित्रोदा जी मेरे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे, मैंने उनको बताया, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमेरिका रख ही नहीं सकता किसी का वीजा। 6ठे महीने मैंने भारत सरकार के विदेश मंत्री को लिखा कि आपके इशारे पर मेरा वीजा रोका गया, मुझे पता चला है, या तो मुझे नया पासपोर्ट दिलाइए या मेरा वीजा दिलवाइए, वरना मैं इंटरनेशनल फोरम में उठाऊंगा। और मैंने अमेरिका को लिखा कि मुझे उम्मीद नहीं थी, आप बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश कहते हैं अपने आप को, और इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए कि आप ये कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अगर आपने 1 हफ्ते में भेजा तो मैं FIR करूंगा। 6ठे दिन वीजा कैंसिल होकर मेरा पासपोर्ट वापस आ गया। ये तो हुआ पार्ट 1। उसके बाद ट्रंप आ गए, ट्रंप की मोदी जी की खटपट शुरू हो गई। एक दिन मेल आया मेरे पास में कि साहब वो जो वीजा है आपका, उसके लिए आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए। मैं कहा मैं तो कैंसिल हो चुका है, अप्लाई नहीं किया, ये को कर रहा है। मैंने उनको लिखा, मैंने गलती से आप किसी और का मेल भेज गए। बोले नहीं नहीं, आप ही का भेजा है। वो मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाला, अबे जी बिना मांगे मुझसे, मुझे को 6ठे दिन या 5वें दिन 10 साल का वीजा लगा के आ गया। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा देखो ट्रम्प मुझे बुला, बाइडेन ने मना किया, ट्रम्प मुझे बुला रहे हैं। तो ये अमेरिका की है, पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, मैं गया नहीं अभी तक, लेकिन मैं नहीं समझता। आप तो अमेरिका घूम के आए हो, आपको ज्यादा अनुभव होगा। तो मणिपुर में अमेरिका भी टांग अड़ा रहा है। अमेरिका तो हर जगह टांग अड़ाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका की देश के, देखिए, पहले भी हस्तक्षेप होता था। इस वक्त तो स्थिति यह है कि अमेरिका भारतीय जीवन के, आप कौन सा दूध पिएंगे ये भी अमेरिका तय करेगा। आप किस प्रकार का सेव खाएंगे अमेरिका तय करेगा। आप सवेरे उठ के ड्राई फ्रूट खाते हैं, वो अमेरिका के हिसाब से आप खाएंगे। आप सोयाबीन भी अब अमेरिका के हिसाब से खाएंगे। आपकी पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जाएगा वो अमेरिका के हिसाब से मिलेगा। अमेरिकी मक्का आएगा, उसका इथेनॉल बनेगा। आपकी कार में जो तेल पड़ने वाला है कुछ दिनों बाद, वो अमेरिकी तेल होगा। हमारे जो वायु सैनिक हैं जो हवाई जहाज उड़ाएंगे, वो अमेरिकी जेट फाइटर होगा। आसान बात नहीं है। $100 अरब प्रति वर्ष अमेरिका का माल खरीदना है भारत को। आप सोचिए, एक बार बताइए अभय जी। हाँ, ये फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में ये अच्छा, डील होने वाली है। अच्छा ये बताइए कि ये इन सब में ये भी होगा कि मैं जो शो हूँ वो अभय दुबे के संग करूंगा या सुधीर चौधरी के संग करूंगा, ये भी अमेरिका बताएगा? देखिए, अमेरिका इस तरह की छोटी बातों में हाथ नहीं डालता। तो मतलब आपके संग शो करने की अनुमति मिल जाएगी मतलब? हमारी आपकी औकात नहीं है जिसकी तरफ अमेरिका ध्यान दे। ओके, तो सही है। मतलब मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक कोने में बैठकर अपना भाषणबाजी करते रहेंगे। उधर वो डोनाल्ड ट्रंप तय करेगा कि वो किस तरह का फ्रेमवर्क होगा, क्या भारत के किसान क्या उत्पादन करेंगे, हमारे किसान क्या भेजेंगे, भारत क्या माल खरीदेगा, सब कुछ वो तय करने वाले हैं। मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले बैंड जो है वो किसानों की बजने वाली है। मतलब जिनको वो धरती का भगवान कहते थे, सबसे पहले उन्हीं की बैंड बजाएंगे। मतलब भारत के किसान सबसे पहले प्रभावित होंगे। अमेरिका, आज विपक्ष के जो निलंबित सांसद हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगाया कि ट्रैप में फंसा हुआ है भारत। देखिए, आप आज आज जो है एक बड़े अमेरिकन
विशेषज्ञ, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, जो साउथ एशिया नहीं दक्षिण एशिया, इसका सबसे बड़ा देश भारत है, दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच में जो डील होने वाली है, जो वाणिज्य समझौता होने वाला है, उस वाणिज्य समझौते के ऊपर एक बड़ा लेख लिखा है, बड़ा दिलचस्प लेख है। तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अभी केवल दोनों देशों के बीच में वो फ्रेमवर्क तय हुआ है कि जिस फ्रेमवर्क के तहत, यानी उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य बनाया है कि उस परिप्रेक्ष्य के तहत जो है डील होगी। डील वास्तव में क्या होगी अभी ना उन्होंने स्पष्ट किया है ना उन्होंने स्पष्ट किया है। जिस चीज को पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, एक संयुक्त वक्तव्य दोनों की तरफ आएगा, उस संयुक्त वक्तव्य के आधार में भी वो परिप्रेक्ष्य है केवल। आपका मतलब उनका एक दोनों का संयुक्त दृष्टिकोण क्या है डील करने का, ये है। उस डील के डिटेल तो अभी बिल्कुल तय ही नहीं हुए हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। इसलिए इन्होंने बहुत बड़ा जोखिम लिया है, मैं बता रहा हूं। और जोखिम यह है कि अगर किसी वजह से, क्योंकि ट्रंप बहुत ही अलग तरह के व्यक्ति हैं, वो उस तरह के व्यक्ति तो नहीं है जो किसी दूसरे को, वो अपने हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनय में सभी लोग अपने हित को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन ट्रंप इस मामले में दूसरों से अलग तरह के हैं, काफी सख्त किस्म के आदमी है इस मामले में। एक बार उन्होंने जो शर्त रख दी, उस शर्त को भारत ने नहीं माना तो हो सकता है उस चक्कर में डील फिर रुक जाए, और फिर डील रुकेगी तो सरकार की फिर से बेइज्जती होगी। जब डील रुकेगी तो ट्रंप फिर लगा देंगे। अच्छा, अब देखिए भारत का टैरिफ घट गया, क्या अभी टैरिफ घटाने का आदेश जारी नहीं हुआ है? अभी सब मुंह जमानी है कि 18% टैरिफ होगा। ऐसा तो ना कि टैरिफ घटाने का आदेश जारी हो गया, नहीं, इंतजार किया जा रहा है कि टैरिफ घटाने का आदेश जारी होगा। अभी तक अमेरिका ने वो बाकायदा, वो एक राजाज्ञा होती है, टैरिफ लगाना जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से जारी की गई एक राजाज्ञा है, जो वो लोग कैमरों के सामने बैठ के दस्तखत करते हैं, वहां पे उसकी तस्वीर प्रकाशित होती है कि उन्होंने इस पर दस्तखत किए, इस ऑर्डर पे। अमेरिका का राष्ट्रपति रोज बहुत से ऑर्डर्स के साइन करता है, तो वो साइन अभी नहीं हुआ है अभी तक। डील तो बात छोड़ दीजिए, आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक्त भी अमेरिका के 50% टैरिफ जारी है, जबकि एक दूसरे को बधाइयां हो चुकी हैं, जश्न मन रहा है। गोदी मीडिया के चैनल तो लड्डू बांट रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। खुदा नहीं है, लेकिन मगरमच्छ कूद पड़े हैं, उनमें सबसे बड़ा मगरमच्छ पीयूष गोयल है। अंजना ओम कश्यप से लेके सुधीर चौधरी तक सब मिठाई खिला रहे हैं, नाच रहे हैं, इनका रैंक मगरमच्छ के आसपास तैर रही हैं। सब खुश हैं, अभी तक डेट कोई आई नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद लगभग 97, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कांग्रेस ने अपने जमाने में वो डील क्यों नहीं की। अरे भाई कमाल है, इस 24 साल से भारत यूरोपीय यूनियन से बात कर रहा था डील करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत बात की, 6 साल भाजपा की सरकार थी, यूरोपीय यूनियन भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा, अभी जब ट्रंप साहब आए तो अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि ट्रंप ने सारी दुनिया में अलग अलग डील करनी शुरू की। ट्रंप ने सोचा कि हमारे खिलाफ लोग एकजुट ना हो जाएं, इसलिए ट्रंप ने सब देशों से अलग अलग डील करने का एक पैटर्न निकाला उसने। तो ये जो भारत ने 5-6 डील कर ली हैं, 5-6 वाणिज्य संधियां कर ली हैं भारत ने, अमेरिका के साथ वाणिज्य संधि होने वाली है, होगी जैसी भी होगी, लेकिन होगी। ब्रिटेन के साथ वाणिज्य संधि हो गई, यूरोपीय यूनियन के साथ वाणिज्य संधि हो गई, ओमान के साथ वाणिज्य संधि हो गई, न्यूजीलैंड के साथ वाणिज्य संधि हो गई। ये जो वाणिज्य संधियां हुई हैं, ये एक खास तरह का दौर आया है संधियों का। इस तरह का वो दौर इसलिए आया है कि अमेरिका जो है ना, क्योंकि मल्टीलेटरल सिस्टम है वो तोड़ दिया अमेरिका ने। ट्रंप ने जो बहुपक्षीय व्यवस्था थी, विश्व व्यवस्था थी व्यापार की, उसको भंग कर दिया ट्रंप ने। इसलिए अब द्विपक्षीय व्यवस्था शुरू हो गई है, इसलिए सब लोग आपस में समझौते कर रहे हैं। ये इस माहौल में समझौते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कोई अलग से कोई तीर मारा है, सभी देश एक दूसरे से कर रहे हैं समझौते। जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में, या उससे पहले इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में बहुपक्षीय समझौते हुआ करते थे। क्योंकि बहुपक्षीय समझौते तितर बितर हो गए, निष्प्रभावी हो गए, अमेरिका उनसे बाहर निकल गया। एक बड़े पक्ष ने, जो प्रधान पक्ष होता था, वो बाहर निकल गया।
इसलिए अब द्विपक्षीय समझौतों का दौर शुरू हो गया है, इसलिए हो रही है डील ये। तो ये मोदी जी ने अपने भाषण में जो कहा है बेकार की बात है बिल्कुल। लेकिन मोदी जी ने लगभग 97 मिनट का शायद भाषण था। इस भाषण में एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने नहीं रुकवाया। ट्रंप ने फिर कह दिया। यहाँ तो वो वाली बात है कि बकरी को दिन भर खिलाओ, रात को शेर के आगे बांध दो। इधर डील की बात करते हो, उधर फिर भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करने लगते हैं। इसीलिए तो मोदी जी जो है वो ट्रंप से मिलने नहीं जाते, ट्रंप के प्रोग्रामों में नहीं जाते। अगर उन्हीं के सामने ट्रंप कहने लगे तो ये क्या करेंगे, तो खड़े होकर खंडन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यही डर है केवल? एक बहुत बड़ा कारण है ये। देखिए, ट्रंप कभी भी बदतमीजी कर सकता है। यूक्रेन के साथ की थी उसने, यूक्रेन, अरे जेलेंस्की के साथ जो की थी बदतमीजी, उसमें तो जेलेंस्की को चाटा नहीं मारा, लात नहीं मारी, बाकी सब काम कर दिया था। तो ये लोग सब डरते हैं कि भाई अचानक बदतमीजी करनी शुरू कर दी तो क्या करेंगे आप। वो तो जेलेंस्की से इस बात पे ही नाराज था कि आप कोट पहन के क्यों नहीं आए। ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए, तो उसने जेलेंस्की ने कहा कि मैंने कसम खाई है जब तक रूस हमारे यहाँ से नहीं चला जाएगा मैं सूट नहीं पहनूंगा। उसी प्रकार की कसम है जैसी कि जो बिहार के वो नेता हैं शकुनी चौधरी के, पगड़ी नहीं पहनूंगा। जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा लेंगे तब तक पगड़ी नहीं पहनेंगे। पगड़ी खुल गई। तो वो इस प्रकार की कस्में होती हैं। तो जेलेंस्की ने बचने के लिए कहा होगा कि पता नहीं ये बंदा इस बात पर नाराज हो जाए सूट पहन के क्यों नहीं आए, क्योंकि अमेरिका में सूट और टाई लगा के। उसके बाद जेलेंस्की अंदर खाना लगा दिया गया था क्योंकि सब लोगों को सहभोज करना था। तो ट्रंप इतना नाराज हुए कि उन्होंने चिल्ला के कहा कि खाना क्यों लगाया, हटाओ खाने को। जेलेंस्की को खाना खिलाने तक के लिए तैयार नहीं थे, ये हालत थी। तो अजीब आदमी है, अजीब आदमी है। जा सकते हैं और मोदी जी समझते हैं इस बात को कि आज ट्रंप उन्हें अपना मित्र कह रहे हैं, कभी अचानक ऐसा हो सकता है तो बदतमीजी कर दें, तो उसके बाद फिर मोदी जी कैसे उसका जवाब देंगे। बहुत बड़ा चक्कर है भाई ये, जबरा मारे रोने न दे वाली हालत है ये। अच्छा, ये अगर ये सब बढ़ता रहा दबाव, इस तरह की चीजें सामने आती रही, तो आपको लगता है कि अगर किसानों के बीच पे संदेश चला गया कि किसान एक बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं, तो क्या एक बड़ा किसान आंदोलन तो खड़ा चालाकी खेली जाएगी संजय जी, इसमें आसान नहीं है, इसमें काफी चालाकी खेली जाएगी। इसमें चालाकी ऐसे खेली जाएगी कि सरकार लगातार ये कहती रहेगी और दिखाती रहेगी, और सरकार के जो विशेषज्ञ और सरकारी अर्थशास्त्रियों का एक बहुत लंबा चौड़ा जो एक अमला है वो और जो गोदी मीडिया मिलजुल के यही बार बार कहेंगे कि सरकार ने किसानों के और डेयरी किसानों के हितों की रक्षा की। हम लोग कहेंगे, हमारे आप जैसे लोग कहेंगे देखिए ये आपने गड़बड़ियां की हैं, यहाँ पे उनके हितों का नुकसान हो रहा है। सरकार यही कहती रहेगी हितों की रक्षा कर रहे हैं। अब आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं। ये खेल होने वाला है बहुत जबरदस्त। फिर इसमें असली गेंद होगी किसान आंदोलन, किसान संगठनों के पाले में। फिर किसान संगठन उठे, वो कहेंगे ये नुकसान है, हम इन पे आंदोलन करते हैं। आप अमेरिका से जो डील हुई है इसको, इस पे हो सकता है बहुत बड़ा किसान आंदोलन इसके खिलाफ कि अमेरिका से डील हुई है इसको आप खत्म कीजिए। तो ये सब बातें जो है इसमें बहुत मामले फंस सकते हैं। दो ऐसे मामले हैं जिसमें सरकार आगे जाके बुरी तरह फंस सकती है। एक तो भारत और अमेरिका के बीच वाणिज्य समझौते में फंस सकती है, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जो इक्विटी नियमावली बनाई थी, उसमें भी जो मार्च में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां भी सरकार फंस सकती है। ये दो मामले ऐसे हैं इसमें सरकार बहुत बुरी तरीके से फंस सकती है। बिल्कुल ठीक है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सर। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।